नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात CGPSC में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ को हमने टेस्ट तिहार नाम दिया हुआ है। और हमने अभी तक 11 ऐसे टेस्ट रिलीज़ कर चुके हैं और ये हमारा 12वें क्रम का है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वाला नहीं देखा है तो आप सीरीज़ 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और ये 12वें नंबर का सीरीज़ है। इसमें हम प्रीवियस ईयर में जो CGPSC के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस है टफ लेवल के, मॉडरेट लेवल के, उसको करते हैं। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। मे बी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 131 नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ? आपने अभी तक लिंगागिरी पढ़ा हुआ है, लिंगागिरी का विद्रोह, लेकिन ये एक्चुअल में है बीजापुर जिले में। ये बात ध्यान रखिए, बीजापुर जिले में लिंगागिरी है, जिसको लिंगा रिगर भी कहा जाता है। लिंगागिरी और लिंगा रिगर ये दोनों एक ही है। मैं अभी आपको बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन में। इसका विद्रोह कब हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये दोनों चीज़ बताइए। लिंगागिरी के विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम विद्रोह भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। तो ये जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी है। 1856-57 में ये विद्रोह हुआ था। 1856-57 में विद्रोह हुआ था। देख लीजिए इसको, लिंगा रिगर या लिंगागिरी दोनों एक ही नाम है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। का विद्रोह 1856-57 ईस्वी में ध्रुवा राव माड़िया, ध्यान रखेंगे, इनके नेतृत्व में लिंगागिरी का विद्रोह हुआ था, जो कि भोपालपट्टनम टाउन है और बीजापुर जिला है, वहाँ हुआ था, जिसको बस्तर का महान मुक्ति संग्राम विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, यह स्थान बस्तर रियासत में स्थित है। अब तो रियासत नहीं रहा, अब तो जिला आ गया है। अगला देखिए, जनजाति विद्रोह से अगेन, भूमकाल विद्रोह कब हुआ? भूमकाल विद्रोह को बस्तर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बस्तर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है बताएंगे? इसके नेतृत्वकर्ता बस्तर के गांव नेतानार के रहने वाले, नेतानार के निवासी वीर गुंडाधुर। कौन? वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, जिसको अंग्रेजों को भी हराने का साहस रखता था ये नेता। ठीक है, तो 1910 में यह विद्रोह हुआ था, भूमकाल का विद्रोह। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए रखता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा कंटेंट मिल सके, क्योंकि एक मानव का एक सीमित नॉलेज हो सकता है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन रखता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। चलिए देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम में काम आएगा आपके। भूमकाल विद्रोह बस्तर 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, मैंने जो बताया। अगला देखिए, बस्तर रियासत में और अन्य क्या क्या विद्रोह हुए? और अन्य विद्रोह, पहला है हलबा विद्रोह, जो कि 1774 से 77 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर है। फिर उसके बाद मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह कहाँ हुआ था भाई? दंतेवाड़ा में। इसमें नरबली के विरोध में हुआ था। नरबली प्रथा को बंद कराने के लिए अंग्रेज आए थे, तो इनके खिलाफ विद्रोह किया गया। क्या होता था, क्या है, पहले जो है ये जो मेरिया विद्रोह है, उसमें मतलब दंतेवाड़ा के मंदिर में नरबली दिया जाता था और इस प्रथा को अंग्रेज बंद करने के लिए प्रतिबद्ध थे, मतलब बंद करना था, इसलिए यह विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्व करते थे हिड़मा मांझी। ठीक है, मेरिया विद्रोह के। उसके बाद आ जाइए कोई विद्रोह। फिर कोई विद्रोह आ जाइए। कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नांगुल दोरला। ठीक है, कोई विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोई विद्रोह में कहा गया था, एक पेड़ एक सिर। इसका मतलब ये हो गया, या फिर सर बोल लीजिए, अगर एक पेड़ काटोगे तो एक सर काटेंगे, एक सर कलम कर देंगे। ऐसा नांगुल दोरला और उनके साथी लोग बोले थे अंग्रेज को, इसको ध्यान रखना है।
1859 में हुआ था। और उसके बाद आप आ जाइए जगदलपुर शहर में जो हुआ था मौर्य विद्रोह, मौर्य विद्रोह 1876 में हुआ था। इनके नेता थे झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा के नाम पे जगदलपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज GAC इनके नाम पर है। झाड़ा सिरहा के नाम पर जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है और ये मौर्य विद्रोह के नेता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। 133 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हैहों की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है? हैहों की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है, आपको बताना है। देखो है वंश, आज थोड़ा गला बैठा हुआ लग रहा है, मैं कह रहा हूँ है वंश जो है किस वंश को कहा जाता था, बताइए। है वंश जो है कलचुरियों को ही कहा जाता था, कलचुरियों का ही वंश को है वंश कहा जाता था। तो इनके एक वंशावली का पूरा उल्लेख है एक शिलालेख में, पूरे वंशावली का कौन कौन शासन के। वैसे देखिए कलचुरियों का रतनपुर गढ़ रहा है ना दंतेवाड़ा तो गढ़ रहा नहीं, तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। और भोरम देव भी नहीं रहा है, वहाँ पे मैकल के सोमवंशी ने शासन किया है। तो ऑप्शन बचता है आपके पास सिवरी नारायण। तो देखिए सिवरी नारायण ही वो जगह है जहाँ पूरे कलचुरियों का या है वंशियों का वंशावली मिलता है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है वंशी शासकों की वंशावली का उल्लेख सिवरी नारायण के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है। सिवरी नारायण जो मंदिर है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि शिव मंदिर है या फिर विष्णु मंदिर है, आप बताएंगे शिव या फिर विष्णु। इस वंश की जानकारी के अन्य शिलालेख हैं, जैसे इस वंश मतलब है वंश या कलचुरी वंश ने कहाँ कहाँ शासन किया है। रायपुर में भी किया है, खल्लारी में भी किया है, रतनपुर में भी किया है। राजा कोकल के ताम्रपत्र, राजा कोकल के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि कलचुरी को ही है वंशी के नाम से जाना जाता था। इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट मिले हैं पूरे कलचुरी वंश के, जो कि कोई भी एक पेपर में आ सकते हैं। पूरे वंशावली कहाँ मिली आपको बताइए? वंशावली मिली है सिवरी नारायण में। ठीक है, और उसके बाद दो और अन्य कौन से जगह है? रायपुर और खल्लारी। दूसरा, किसके ताम्रपत्र से पता चलता है कि कलचुरी को ही है वंशी कहा जाता है? कोकल देव के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 134 नंबर। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? बताना है आपको। जो मराठा कालीन जो छत्तीसगढ़ था, देखिए 1818 से लेके 1830 तक, आपको बता दूं 1818 से लेकर 1830 तक इस समय ब्रिटिश अधीक्षकों ने शासन किया एक हिसाब से, है ना। क्योंकि इस समय मराठा जो है ब्रिटिश के अधीन थे, मराठा जो है ब्रिटिश के अधीन थे। इसके बाद जो आएगा वो रघुजी तृतीय, जो 1830 से लेकर 1854 तक शासन करेगा। इस समय रघुजी तृतीय जो भोसले शासक का उत्तराधिकारी होता है, वो बाल्यावस्था में होता है, उसके कारण उसको शासन नहीं करने दिया जाता है। और 1818 से 30 के बीच में अंग्रेजों ने ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन है। तो अंतिम ब्रिटिश अधिकारी दोस्तों कैप्टन क्राफर्ड था, कैप्टन क्राफर्ड था अंतिम ब्रिटिश अधिकारी, है ना। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रथम कौन था, प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था, या प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यही है कैप्टन क्राफर्ड अंतिम था। अगला देखिए 135 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1930 को, कौन सा? 13 अप्रैल 1930 को, जब लगभग सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय का था, ठीक है, को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। देखो, अगर समस्या को अगर आप लोग अवसर में बदलना चाहते हो, इस क्वेश्चन से आपको कई सारे फैक्ट मिल जाते हैं। देखो, महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन का अधिवेशन कहाँ हो रहा है? रायपुर में हो रहा है।
किनकी अध्यक्षता में होने वाला है? नेहरू की अध्यक्षता में होने वाला है। ये 2-3 फैक्ट मिल गए, है ना। चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आने नहीं दिया गया, तो उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद, 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। ठीक है, अधिवेशन तो संपन्न होना ही था, लेकिन उनके जगह में, उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जवाहरलाल नेहरू जी करने वाले थे 13 अप्रैल 15 अप्रैल को किसी और ने किया। वो जो व्यक्ति किसी और ने किया अध्यक्षता, वो कौन व्यक्ति है बताइए? सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जी ने इस महाकौशल अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रायपुर में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि इबादतगंज, जिसको छिवकी भी बोला जाता है या छिवकी के पास है, इबादतगंज स्टेशन पर पंडित नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनकी अब अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन के संपन्न हुआ। अनुपस्थिति में हुआ, तो अध्यक्षता किसने की थी भाई? सेठ गोविंद दास ने। किसने की थी? सेठ गोविंद दास जी ने की थी। 136 नंबर क्वेश्चन है। 136, द्वितीय महायुद्ध, जिसको विश्व युद्ध भी बोला जाता है ना, के काल छत्तीसगढ़ के कौन से नेता वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय छत्तीसगढ़ का वो कौन से नेता थे जो वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में थे? आप सभी को पता, एक ही सिंगल नाम है जो वायसराय के कार्यकारिणी में सदस्य थे, वो भी कौन से सदस्य? गृह रक्षा सदस्य। बताओ, अगर नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में करिए। बिलासपुर के नेता ई राघवेंद्र राव, बिलासपुर के नेता ई राघवेंद्र राव को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया था ब्रिटिश के वायसराय में। इन्होंने ब्रिटिश कार्यकारिणी में रह के काफ़ी सारे गोपनीय सूचनाएं उस आंदोलन के समय रविशंकर शुक्ला, वामनराव लाखे, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इन लोगों को दिया, ताकि वो जो है वो अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार बढ़ा सके। ऐसा उन्होंने अंदर कार्यकारिणी में रहते हुए मदद करी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ई राघवेंद्र राव वायसराय की कार्यकारिणी में गृह रक्षा सदस्य थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, गृह रक्षा सदस्य थे। 1937 में आम चुनाव, राघवेंद्र राव के बारे में और जानिए। जो 1937 में आम चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने सरकार बनाने से मना कर दी थी। ठीक है, उसके बावजूद ई राघवेंद्र राव जो है 17 स्वतंत्र उम्मीदवारों की सहयोग से कुछ समय के लिए मंत्रिमंडल स्थापित किया था। कुछ समय के लिए मंत्रिमंडल स्थापित किया था कांग्रेस के बिना सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 137 है, सन 1878 के बस्तर के मुरिया विद्रोह को किसने किया था, किसने नेतृत्व किया था बताइए। आपको बताना है 1878 में जो मुरिया विद्रोह हुआ था, मैंने बताया क्या था कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन्हीं के नाम पे है। चलिए बताइए कौन है? ये जगदलपुर में आंदोलन हुआ था। इसके नेता हैं झाड़ा सिरहा। इसके नेता हैं झाड़ा सिरहा। चलिए, इसके अलावा 4 और नाम है, इनके नाम का भी हम नेतृत्वकर्ता आपको बताते हैं। ध्रुवा राव माड़िया। बताओ, ध्रुवा राव माड़िया किसके नेतृत्व, कौन किए थे? लिंगागिरी का विद्रोह। लिंगागिरी का विद्रोह ध्रुवा राव माड़िया ने किया था। गुंडाधुर कौन से नेतृत्व किया था बताओ? नेतानार के नेता है ये। और गुंडाधुर ने भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नांगुल दोरला, इन्होंने कौन सा वो किया था? कोई विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और झाड़ा सिरहा खुद मुरिया विद्रोह के नेतृत्व करते हैं। अब चलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरिया विद्रोह नरबली से संबंधित है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? चलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर डी है ना, मैंने झाड़ा सिरहा बताया। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मैंने बताया ध्रुवराव माड़िया 1856 में लिंगागिरी का विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। नांगुल दोरला जो है कोई विद्रोह के नेतृत्व करता है 1859 में। झाड़ा सिरहा जो है मुरिया विद्रोह के नेतृत्व करता है, 1876 में हुआ था। और भूमकाल किसके नेतृत्व करता कौन है? गुंडाधुर 1910 में।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा 138, मराठा कालीन परगनों में से बंदी व्यवस्था किससे संबंधित है। देखिए इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। बंदी व्यवस्था को पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है, जो मराठा कालीन एक प्रथा थी, मराठा कालीन एक नियम था प्रशासन चलाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 139, खास क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्य कुलवंश की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से होती है। देखिए राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में और क्या जानते हो आप लोग बताओ। इनका शासन आरंग में हुआ, छत्तीसगढ़ के प्रथम लोकल राजवंश है, लोकल मतलब अपने घर वाले राजवंश है। ठीक है, तो भाई आरंग से जो संबंधित हो देख लो, आरंग से संबंधित ये भी है, आरंग से संबंधित ये भी है, बाकी तो लगभग नहीं है ना, अगर जानते हो तो। लेकिन आपको याद होगा कि भीमसेन द्वितीय राजर्षि तुल्य कुलवंश के काफ़ी प्रतापी शासक थे और इन्होंने क्या कहना चाहिए, कुछ कुछ मंदिर वगैरह भी बनवाए थे। तो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीमसेन द्वितीय। ये गलती से सी लिखा गया, इसको बी करिए। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र लेख से राजर्षि तुल्य कुलवंश या सूरवंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, सूरा। ठीक है, सूरवंश की जानकारी मिलती है, सॉरी यार सूरा इसका नहीं है यार, माफ कीजिए ना, सूरवंश कहा जाता है, की जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख में हरिस्वामी या बप्प स्वामी को भट्टपल्ली नामक गांव दान में देने का उल्लेख है। देखो इसके अभिलेख में ये भी उल्लेख है कि जो दो ब्राह्मण थे, हरिस्वामी और बप्प स्वामी को, उसको गांव दान में दिया जाता था। ये भीमसेन द्वितीय के अभिलेख से पता चलता है। ये फैक्ट हुए। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 140 नंबर का, छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले प्रख्यात संत वल्लभाचार्य को उनकी माता ने किस वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। आप लोग को जान के अब मार्मिक की स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की विषय है। और दूसरी बात, वो जैसे ही जन्म लिया उसकी माता ने बच्चा मृत है करके, गलती से बच्चा मृत है करके किसी वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। तो आपको बताना है बरगद, साल, समी, पीपल, कौन से वृक्ष के नीचे छोड़ा था। तो दोस्तों इनकी माता जो है वो समी वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष नया है, हम तो जानते नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन आंसर है समी वृक्ष के नीचे उनको छोड़ करके वो आगे बढ़ गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने खास तौर पे तैयार किया है, काफ़ी मेहनत से मैं इसको आपको बताता हूँ, हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, समी वृक्ष। श्री लक्ष्मण भट्ट अपने संगी साथियों के साथ यात्रा कष्टों को सहन करते हुए जब वर्तमान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंपारण नामक वन में होकर जा रहे थे, चंपारण रायपुर जिला में पड़ता है, ठीक है, तब उनकी पत्नी को अकस्मात प्रसव पीड़ा होने लगी। मतलब जचकी बोलते हैं हम लोग के छत्तीसगढ़ में, है ना। तो प्रसव पीड़ा हुई तो शाम के समय, सायंकाल का समय था, सब लोग पास के चौड़ा नगर में रात्रि विश्राम करना चाहते थे। कोई भी व्यक्ति शाम को जंगल में नहीं रहना चाहता था, इसलिए चौड़ा नगर पहुंच जाए ऐसी लोगों का प्रयास था कि भाई जल्दी जल्दी चलो, इस जंगल को पार करो, चौड़ा नगर पहुंचते हैं। किंतु परिस्थिति बदल गई। उसकी पत्नी इलम्मा जी जो है वहां तक पहुंचने में असमर्थ थी। ठीक है भाई, पीड़ा हो रहा था तो पहुंचने में असमर्थ थी, सीधी बात है। निदान लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी सहित, ये जो लक्ष्मण है उन्होंने क्या किया, पत्नी सहित उस निर्जन वन में रह गए। अब पत्नी को छोड़ के तो आगे जा नहीं सकते थे, तो वहीं पे वो लोग रह गए और उनके साथ ही आगे बढ़ गए और चौड़ा नगर पहुंच गए। अब होता क्या है, उसी रात्रि को इलम्मा गारू जो उनकी माता थी वल्लभाचार्य की या लक्ष्मण भट्ट की पत्नी थी, ने उस निर्जन वन के एक विशाल समी वृक्ष के नीचे 8 मासी शिशु, 2 फैक्ट है, 8 मास में यह बच्चा पैदा हुआ था। 9 महीने में जनरली होता है, लेकिन 8 महीने में ही यह बच्चा पैदा हो गया था। और कौन से वृक्ष के नीचे, समी वृक्ष के नीचे शिशु को जन्म दिया। बालक पैदा होते ही निश्चेत और संज्ञाहीन सा ज्ञात हुआ। बालक पैदा हुआ और ऐसा लगा उनकी माता को कि यार ये तो नहीं रहा, या मतलब कुछ हलचल नहीं कर रहा है। तो
मतलब समझ रहे हो ना कि काफ़ी समय तक जैसे आधे एक घंटे तक कुछ हलचल नहीं किया होगा, इस तरीके से। इसलिए इल्लमा गारू ने अपने पति को सूचित किया कि मृत बालक जन्म हुआ है। बालक है या तो पता चल गया था, लेकिन बच्चे कुछ हलचल नहीं किया तो उनको लगा कि यह बालक मृत है। रात्रि के अंधकार में लक्ष्मण भट्ट भी शिशु की ठीक तरह से परीक्षा नहीं कर सके। उन्होंने मतलब जो लक्ष्मण भट्ट है उसके पिताजी, उन्होंने भी अच्छे से देखा नहीं और उस बच्चे को देव इच्छा पर संतोष जताते, मतलब भगवान की यही इच्छा होगी करके बालक को वस्त्र में लपेटकर समी वृक्ष के नीचे एक गड्ढे में रख दिया, उसे सूखे पत्तों से ढक दिया। तदोपरांत उसे वहीं छोड़कर अपनी पत्नी सहित चौड़नगर में जाकर रात्रि विश्राम किया। अब कहानी आप लोग समझे होंगे, वल्लभाचार्य कितनी बड़ी हस्ती है हमारे लिए। आज चंपारण में उसका एक आश्रम है, वह एक मंदिर है ना। वल्लभाचार्य पूरे देश दुनिया को ज्ञान दिए हैं। उनका जन्म इस तरीके से हुआ था और समी वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने मतलब नवजात जब थे तो उन्होंने पैदा लिया और किसी ने आके उनको बचाया होगा, फिर उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 140 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये 10 क्वेश्चन का सीरीज चलता है, हर सुबह 9 बजे होता है। और ये 141 का आंसर, ये 141 आप लोगों के लिए टास्क है। ये 141 का क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 9 दिसंबर 1935 को रायपुर में हुए शिक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 141 नंबर का क्वेश्चन क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 141 और ब्रैकेट में उसका आंसर लिखेंगे। और हम कल की सीरीज में इस क्वेश्चन को डील करेंगे और इसी के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें।